नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपीपीटी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भाग 2 देखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में जो आए हैं उस श्रृंखला का ये दूसरा भाग 2 है, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार से संबंधित जो प्रश्न आए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग में, और उसके बाद हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से विविध जो मिसलिनियस प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि जो प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार से संबंधित ये प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न लोअर में आ चुका है, 2019 की ये 4th पाली में आया था। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली ने, फिर दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन ने, तीसरा ऑप्शन है एडविन हब्बल ने, और चौथा ऑप्शन है WC रोंटगन ने। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको याद करने के लिए आप सीधे से याद रखिए कि R मतलब रोंटगन और एक्सरे रे का R और रोंटगन, तो R आप याद रखिए। तो आप इससे देंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, WC रोंटगन। ठीक है, तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी किस खोज के लिए सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है कई बार पूछा जा चुका है, लोक सेवा आयोग द्वारा भी पूछा गया है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भी पूछा गया जा चुका है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, दूसरा ऑप्शन है चुंबकत्व के नियम के लिए, तीसरा ऑप्शन है सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, तो 1921 में इनको इसके लिए मिला था। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को आप देखें तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आया था प्रश्न आपका कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो ये पुरस्कार आइंस्टीन को मिला कब था, ये पुरस्कार मिला था 1922 में मिला था। ठीक है, 1921 में इन्होंने खोज की थी और उसके बाद 1922 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गलत मिलान की पहचान करनी है यहाँ पे। तो आपको पहचानना है कि किसकी, यहाँ एक तरफ खोज दी है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक दिए हैं, खोजकर्ता दिए हैं, तो कौन सा किसने दिया था तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है फाउंटेन पेन जो था किसने खोज की थी, लुइस एडसन वाटरमैन ने। तो आपको गलत पहचानना है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। तो देखिए, तो वाटरमैन जो है ये सही होगा, फाउंटेन पेन की खोज की थी। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अमीटर और जैकेरियस जेनसन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देखते हैं बैरोमीटर की खोज की थी इवांजेलिस्टा टार्सेली ने। फिर आपका चौथा ऑप्शन है एनिमेशन की एमएल रेनार्ड ने। ठीक है, तो इसमें जो आपका गलत मिलान की पहचान करनी है, तो अमीटर जो है इसकी खोज जैकेरियस जेनसन ने नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। बाकी सब जो है मेल खाते हैं, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, टार्सेली ने की थी। ठीक है, टार्सेली ने की थी। एनिमेशन की एमएल ने। ठीक है, तो एनिमेशन से एमएल। ठीक है, थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा है। ठीक है, तो नाम से भी पहचानने की कोशिश करिए। अब ये बात है कि अमीटर का आविष्कार किया किसने था, तो अमीटर का आविष्कार किया था एक डच वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने किया था। ठीक है, इन्होंने खोजा था। और इन्होंने जेनसन ने क्या चीज खोजी थी, ये खोज करता थे ऑप्टिकल दूरबीन के। ठीक है, तो ऑप्टिकल जो दूरबीन थी, ठीक है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, उसकी खोज की थी इन्होंने जैकेरियस जेनसन ने। ठीक है, तो अमीटर की खोज किसने की थी, अमीटर की खोज की थी आपके हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने। ठीक है, तो आप हैंस याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में हैंस ने की थी। ठीक है, और बाकी सब मेल खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत मेल की मैच की पहचान करनी है आपको। तो पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग प्रेस जोहानसन गुटेनबर्ग, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया एंटोनी वॉन लुइनहॉक, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंटोनी लॉरेंज लेवोजियर, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्लेस पास्कल। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। ठीक है, तो मेल नहीं खाता है। अब ये प्रश्न जो आयोग में था, इसमें से 2 प्रश्न ऐसे हैं, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो था ये गलत था, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो मेल खा रहा है, तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी, जोहानसन गुटेनबर्ग ने। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बैक्टीरिया की खोज भी एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। और इसके बाद आप देखेंगे तो एंटोनी वॉन जो लॉरेंज लेविजियर थे। ठीक है, ये क्या थे, जो लॉरेंज लेविजियर थे, इनको जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की जो खोज की थी, ये किसने की थी, ये की थी
हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑक्सीजन की भी खोज देख लेते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जोसेफ प्रिस्टले, ऑक्सीजन की खोज, ठीक है। तो ये प्रिस्टले आपको याद रखना है। और हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन हा से हाइड्रोजन और हा से हेनरी, और ऑक्सीजन प्रिस्टले। और बैक्टीरिया के लिए ये मेल खा रहा है, तो और प्रिंटिंग प्रेस के लिए जॉनसन गुटेनबर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही मिलान की पहचान करनी, तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही मिलान क्या है। माइक्रोवेव ओवन किसका है? पर्सी स्पेंसर से संबंधित है। ट्रांसफार्मर पियरे वर्नियर से। तीसरा ऑप्शन है बैटरी विलियम स्टैनली से। और चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर जो है एलेसैंड्रो वोल्टा से। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? माइक्रोवेव ओवन जो है ये संबंधित है माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर से, ठीक है। उसके अलावा जो है आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फराडे ने, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ट्रांसफार्मर पूछ लिया जाए। तो फराडे, माइकल फराडे ने की थी, ठीक है, ट्रांसफार्मर की। इसके बाद हम देखते हैं बैटरी की खोज किसने की थी। तो बैटरी की खोज की थी एलेसैंड्रो वोल्टा ने, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बैटरी की खोज की थी। और उसके बाद जो है वर्नियर कैपला जो थे, वर्नियर कैलिपर किसने खोजा था? ये खोजा था पीरे वर्नियर ने, ठीक है। तो पीरे वर्नियर, इनके नाम में भी देखिए पीरे वर्नियर, वर्नियर दोनों में है, तो इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया था आपका ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? अभी हमने बताया किसने की थी, माइकल फराडे ने की थी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था अवर अधीनस्थ सेवा चयन की सामान्य चयन परीक्षा 2016 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत यानी रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बहुत आसान है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है नील्स बोहर और चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी को दिया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्या होता है? ये होता है E बराबर MC स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आया था आपका अवर अधीनस्थ सेवा चयन 2016 की परीक्षा में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? अभी हम देख चुके हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा, ठीक है। ये प्रश्न आया था कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा 2018 में। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बहुत आसान है, बैकलैंड पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, तीसरा ऑप्शन है एवोगैड्रो, चौथा ऑप्शन है बेयर, ठीक है। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो इन्हीं के स्मरण में भी नोबेल पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। ये कौन से थे? ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1866 में इस डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसका पेटेंट उन्होंने फिर 1 साल बाद लिया था। तो ये मेन मुख्य आपको बस जो ध्यान रखना है, ये अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अभी हम देख चुके हैं डायनामाइट का, ठीक है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है लुइस प्रिंस ने, दूसरा ऑप्शन है निकोला टेस्ला ने, तीसरा ऑप्शन है माइकल फराडे ने, चौथा ऑप्शन है एडवर्ड टेलर ने। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनको जो है फादर ऑफ हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज, चौथा ऑप्शन है एम फराडे। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? माइकल फराडे। एम फराडे जो थे, इन्होंने दिया था इलेक्ट्रोलिसिस का नियम दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज व उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है आर्किमिडीज, तीसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन, चौथा ऑप्शन है केपलर, ठीक है। तो ये कब आया था? ये अमीन की परीक्षा में आया था 2016 की परीक्षा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज, ठीक है। जल स्थानांतरण का सिद्धांत किससे संबंधित है? जल स्थानांतरण का सिद्धांत का संबंध है आर्किमिडीज से।
इसमें होता क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु के वजन में कमी आ जाती है, जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। इसी विचार के आधार पर परिणाम निकाला जाता है कि तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। मतलब कोई वस्तु अगर पानी में है तो उसको तैरने वाली वस्तु अपने वजन के बराबर ही पानी को अपने पास से हटाएगी, विस्थापित करती है जल को। ठीक है, किसी वस्तु का जल के सतह पर तैरने के लिए आवश्यक है कि वो अपने वजन के बराबर तरल को विस्थापित करे। ठीक है, तभी वो वस्तु द्रव के ऊपर ठहर पाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज, दूसरा ऑप्शन है गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो सही उत्तर की पहचान करनी है आपको। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? टूट कर गिरते हुए पिंड की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो सही ऑप्शन आपका गैलीलियो। ये आया था अमीन परीक्षा 2016 में। ठीक है, तो ये इटली के जो थे गैलीलियो के शहर से संबंधित है, ये इटली से संबंधित है। ठीक है, और यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति के भी ये सूत्रधार थे। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में चीज थी। चलिए आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। डायनेमो की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एंथोनी प्लेटसन ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन हैरिसन ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बर्न्स ने, चौथा ऑप्शन है माइकल फराडे ने। तो डायनेमो की खोज किसने की थी? ये खोज की थी माइकल फराडे ने। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा माइकल फराडे। ठीक है, डायनेमो की हम युक्ति की बात कर ही चुके थे भाग 1 वाले में। इसको अगर आपको ध्यान रखना है तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? आप मी को ध्यान रखिए। तो डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारी पानी की खोज किसने की थी? मतलब जो हैवी वाटर होता है, अफर्ड वेडमैन ने, दूसरा है रिचार्ड ने, तीसरा ऑप्शन है हैंडवेल ने, चौथा ऑप्शन है यूरे ने। तो आपको बताना कि हैवी वाटर यानी कि D2O की खोज। ठीक है, हैवी वाटर को क्या कहते हैं? D2O भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। हम इसको मंदक के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एक मंदक के रूप में भी होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसको ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी आपको बताना है खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी यूरे ने। ठीक है, तो इसको दिमाग बैठा लीजिए। ये प्रश्न आया था संयुक्त चिकित्सा परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बहुत आसान है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है चैडविक, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड और चौथा ऑप्शन है मोसले ने। ठीक है, तो आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा जेम्स चैडविक। ठीक है, तो चैडविक ने खोज की थी। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बता दें आपको थोड़ा बहुत और कि देखिए हमारे जो नाभिक परमाणु होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की? तो हम लोगों के स्कूल के टाइम पे एक चीज बताई गई थी, ईंट पर नाचे। आप याद रखिए, ईंट पर नाचे। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और पी मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और एन मतलब नाचे मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो अगर आप ईंट पर नाचे याद रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की जो खोज करता है उनके नाम याद रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अब हम भौतिक विज्ञान से संबंधित जो है विज्ञान संबंधित मिसलिनियस प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डीआरडीओ से पूछा गया है। डीआरडीओ का तो पहली बात फुल फॉर्म आप हमेशा याद रखिए, पूछा जा सकता है कभी भी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, डीआरडीओ कहते हैं, द्वारा विकसित सतह से सतह, ठीक, एयर सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी तृतीय, दूसरा ऑप्शन है त्रिशूल और चौथा ऑप्शन है अग्नि और तीसरा ऑप्शन है अग्नि 5 और चौथा ऑप्शन हो गया आपका बराक 8। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नि 5 जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और ये सतह से सतह पर परमाणु सक्षम मिसाइल है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? आप 5 से याद रख सकते हैं कि अग्नि 5 मीन्स 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, और 5000 किलोमीटर से मतलब ये शुरुआत करती है, तो 5000 से ये आगे भी जा सकती है काफी दूर तक।
आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भास्कर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है एप्पल और चौथा ऑप्शन है रोहिणी। तो आपको बताना है कि 1975 में जो भारत ने लॉन्च किया था पहला अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बहुत आसान है, याद रखना, आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट उसका नाम था। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। और ये लॉन्च किसके माध्यम से किया गया था? ये लॉन्च किया गया था कॉस्मॉस 3M से लॉन्च किया था, प्रक्षेपण यान से। और ये सोवियत संघ के स्पुतनिक यार प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का भार और इसके बारे में कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत ये जान लिए, 360 किलोग्राम भार का था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि खगोलीय एक्स किरणों, सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का अध्ययन करना था। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना, 1975 में पहला अंतरिक्ष यान भारत का कौन सा था? आर्यभट्ट था। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2019 में। निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रथम IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया है? तो बताना है आपको पहला IIT विश्वविद्यालय कौन सा था। तो पहला ऑप्शन है IIT कानपुर, दूसरा ऑप्शन IIT बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन IIT खड़गपुर, चौथा ऑप्शन है IIT मद्रास। तो कौन सा IIT जो था वो सबसे पहले स्थापित किया गया था? IIT खड़गपुर जो था ये सबसे पहले बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप कीवर्ड पकड़िए, केमिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ है? रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज इलाहाबाद में, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। तो कहाँ पर ये है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, तो केमिकल वाला जो आपका इंस्टीट्यूट है, आपको ध्यान रखना केमिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये है, इस तरह के संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और खासतौर से संस्थान आपके सिलेबस में है, पीटी की परीक्षा में तो है ही है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको तो जरूर ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा सिद्ध किया गया था, दूसरा ऑप्शन है द्विरेखाछिद्र यानी डबल स्लिट प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था, तीसरा ऑप्शन है डेविडसन और जर्मर द्वारा प्रयोग द्वारा हुआ था, फिर चौथा ऑप्शन है क्वांटम के प्रभाव द्वारा हुआ था। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा होगा आपका कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग गति का प्रकृति का प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा डेविडसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डेविडसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न आया था आपका अवर अधीनस्थ परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। अगला प्रश्न है, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। और इन्होंने किस सन में ये यात्रा की थी आपको बताना है। तो ये इन्होंने यात्रा की थी 1984 में। सोवियत संघ के जो इनका इंटर कॉस्मॉस कार्यक्रम था उसके तहत इन्होंने 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। ठीक है, 1984 आपको याद रखना है। ठीक, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है वायु ऊर्जा। तो ऐसा किसके द्वारा होता है? आप देखेंगे जब माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी तो उसमें जो लेप होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो रासायनिक तो होता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसके द्वारा जो है चमकीली लौ प्रज्वलित होने का कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? पहला ऑप्शन हो गया वेग का संरक्षण के सिद्धांत पे, दूसरा हो गया रैखिक संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पे, फिर त्वरण का संरक्षण, फिर वृत्तीय संवेग का संरक्षण। तो आपको बताना है कि जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। चलिए ये प्रश्न आया था कृषि प्रावधिक भर्ती परीक्षा 2018 में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। चंद्रयान प्रथम भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो आपको बताना चंद्रयान प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था। पहला ऑप्शन है 22 अक्टूबर 2008 में, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2009 में, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 2010 में, चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई 2011 में। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 2008 में जो था ये चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और ये उस वक्त अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो जब चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त इसरो के अध्यक्ष कौन थे, पहला ऑप्शन है डॉक्टर के सीवान, दूसरा ऑप्शन है एस किरण कुमार, तीसरा ऑप्शन है शैलेश नायक और चौथा ऑप्शन है राधा कृष्णन। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर के सीवान। ठीक है, तो आपका सही उत्तर डॉक्टर के सीवान हो जाएगा। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया है, जिसका निर्माण लगभग 134 जहाजरानी कंटेनरों से किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। कैलाश है नाम, दूसरा ऑप्शन है स्वाभिमान, तीसरा ऑप्शन है सद्भावना, चौथा ऑप्शन है भारती। तो आपको बताना सही कौन सा है जिसका, तो आप जानते हैं कि ये सही ऑप्शन क्या होगा, भारती होगा। ठीक है, तो भारती को 2015 में बनाया गया था। ठीक है, और जो है 2012 में इसको स्थापित किया गया था, फिर अधिकृत जो इसको किया गया था 2015 में किया गया था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारती। अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं, तो अंटार्कटिका में जो भारत के अनुसंधान स्टेशन है आप जानते हैं कि कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से। तो पहला आपका देखिए क्या है, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री है, और ये स्थापित कब किया गया था, ये करा गया था 1983-84 में बनाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट था आपका दक्षिण गंगोत्री के बाद वो था मैत्री। ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1988 और 79 के बीच में। ठीक है, तो एक डेट आप याद रखिए, 88 या 83 या 84 याद रखिए, ज्यादा आसान पड़ेगा, 84 88, और उसके बाद अंत में बनाया गया भारती। ठीक है, ये कब बनाया गया, भारती बनाया गया 2012 में। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये 3 अंतरिक्ष स्टेशन हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या हुआ, दक्षिण गंगोत्री तो पुराना हो गया है तो ये बंद हो गया। ठीक है, और बाकी जो है अभी चालू है। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी कितनी मैक है, कितनी स्पीड है। तो 0.8 से 1 मैक है, दूसरा ऑप्शन है 1.8 से 2 मैक है, फिर तीसरा ऑप्शन है 2.8 मैक से 3 मैक है, या 3 से 4.8 मैक है। तो बताना है आपको कौन सी मैक है ब्रह्मोस मिसाइल की। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2.8 से 3। ठीक है, ये इसकी मैक स्पीड है। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जैसे है कि ये अपने साथ 300 किलोग्राम तक का युद्ध वॉरहेड ले जा सकती है। ठीक है, और बाकी इसके विषय में आप लोग जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मोस कैसी है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और ये प्रश्न आया था आपका मंडी परिषद 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नियम सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक तरफ नियम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नियम के व्याख्या दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा नियम इससे मेल नहीं खाता। तो पहला एवोगाड्रो का नियम क्या है, कहता है कि एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा मेल नहीं खाता। तो देखिए एवोगाड्रो का नियम तो वाकई में ये कहता है एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं के समान संख्या होती है। दूसरा तो ये तो सही हो गया, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है कि बॉयल का नियम, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच में संबंध। ठीक है, तो बॉयल का नियम भी सही लग रहा है, गैसों में दबाव और मात्रा के बीच का संबंध तो ये भी नहीं होना चाहिए। संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवंत एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों के संक्रमक सिद्धांत संबंधित है। फिर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें मेल नहीं खा रहा है, तो ये हुंड का नियम जो है ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हुंड का नियम। ठीक है, और हुंड का नियम फिर आप देखिए कि संबंधित किससे था। ये हुंड का नियम जो था रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित, बहुलता के नियम से संबंधित था। इसमें होता क्या था, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त मतलब कक्षा कोई कक्षा जो है वो खाली ना हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार अयुग्मित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हुंड का नियम वाला ये मैच नहीं खा रहा है, तो हुंड का नियम
आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक साधारण लोलक की समय सीमा पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है लोलक की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है कि लोलक के बॉब के द्रव्यमान पर, जो उसका बॉब होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लोलक के तंतु में तनाव पर, जो उसका तनाव होता है, और चौथा ऑप्शन है लोलक की सामग्री के घनत्व पर, ठीक है। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था मंडी परिषद 2018 की प्रथम पाली की परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है, उस गति को क्या कहते हैं? उसे गति कहा जाता है। उसे कैसी गति कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान या गैर एक समान, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आवधिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, सही का चयन करना है घर्षण के। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, घर्षण गति का विरोध करता है। दूसरा ऑप्शन है घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है। घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो गया, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप देखिए, घर्षण जो है हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है। ये स्पीड को हमेशा धीमा करता है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये पूछा गया था युवा कल्याण एवं विकास दल परीक्षा 10 अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विसर्पी घर्षण क्या होता है? पहला ऑप्शन है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, दूसरा ऑप्शन है सीमित घर्षण से थोड़ा कम, तीसरा ऑप्शन है सीमित घर्षण के समान, चौथा ऑप्शन है सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक, ठीक है। तो सही उत्तर का चयन करना है आपको। विसर्पी घर्षण क्या होता है? विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम, ठीक है। विसर्पी घर्षण का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीमित घर्षण से थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा HAL ने, ठीक है। तो HAL का फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, इनके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है बार्क ने। बार्क को क्या कहते हैं? भारतीय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहते हैं। इसरो ने, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो गया, तो इसरो का भी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, DRDO का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने परमाणु घड़ी का विकसित किया है, जो सैटेलाइट के नेविगेशन में इस्तेमाल होती है। तो आपका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसरो ने जो है परमाणु घड़ी को सैटेलाइट प्रणाली में नेविगेशन के रूप में इस्तेमाल किया है, विकसित किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन और विकास किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इस विमान का नाम क्या है, ठीक है। तो पहला हो गया इसका विमान, दूसरा सारस, तीसरा गरुण, चौथा हंस। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सारस हो जाएगा, ठीक है। तो सारस जो है भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित असैनिक विमान है। और ये हल्के परिवहन विमान श्रेणी के इस बहुउद्देशीय विमान को जो है किसने डिजाइन किया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, ठीक है, डिजाइन किया। तो सारस आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बड़ा आसान प्रश्न है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा बैंगलोर, तीसरा अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसरो का मुख्यालय बैंगलोर में है, ठीक है। ये प्रश्न आया था अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2016 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो हमने बात की बार कहाँ है। बार का पूरा नाम क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ है? पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा ट्राम्बे, और तीसरा ऑप्शन पुणे, और चौथा ऑप्शन हैदराबाद। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ट्राम्बे, ठीक है। ट्राम्बे है कहाँ पे? ट्राम्बे है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन हो गया 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और चौथा ऑप्शन हो गया 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो आपको बताना है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसको बस रट्टा मार सकते हैं आप, रट्टा मारिए 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि
इसमें कहाँ तक आप निकालेंगे, ये प्रश्न दोबारा अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और ये प्रश्न आया था आशुलिपिक परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है। पहला ऑप्शन है सौर सेल, दूसरा थर्मल सेल, तीसरा ऑप्शन है सल्फर सेल और चौथा ऑप्शन है मोलर सेल। तो आपको बताना प्रकाश वोल्टेज सेल होता है, कौन सा सेल होता है, ये सौर सेल होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है। तो पहला ऑप्शन जेसी बोस से, दूसरा एसन बोस से, तीसरा ऑप्शन है आइजक न्यूटन से, चौथा ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो आपका जो कण बोसॉन नाम संबंध किससे है, ये संबंध है एसन बोस से। ठीक है, तो बोस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना एसन बोस। ठीक है, एसन बोस से संबंधित है। एसन बोस का पूरा नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज यानी कि जो जलयान होता है वो पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित। तो पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा की भी थी आर्किमिडीज के सिद्धांत की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। तो लोहे की छोटी गोली पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज जो है तैरता रहता है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी तरल में डूबे पिंड के भार में कमी पिंड द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होनी चाहिए। ठीक होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। पहला ऑप्शन है नरम लोहे से, दूसरा ऑप्शन है इस्पात लोहे से, तीसरा ऑप्शन है कोबाल्ट से, चौथा ऑप्शन है पीतल से। तो विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरम लोहे से तैयार होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन का हो जाएगा नरम लोहे से। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का काम करती है। पहला स्विच, दूसरा ऑप्शनों के संयोजक तार, तीसरा रेगुलेटरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम आती है, तो कौन सा आता है, स्विच। ठीक है, तो स्विच क्या होता है, स्विच बीच में रहता है, तो जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये पूरी श्रेणी श्रृंखला बन जाती है जिससे धारा प्रवाह होने लगता है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो परिपथ टूट जाता है जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो श्रेणी को जोड़ने का काम, जो धारा को जोड़ने का काम होता है, वो कौन करता है, स्विच करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अवांछित सिग्नल, जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। दूसरा, कानों को नुकसान पहुंचाने वाला तेज संगीत। तीसरा ऑप्शन हो गया ऐसी ध्वनि सुनना जो सुनने योग्य नहीं है। चौथा ऑप्शन है अवांछित संवेदनाएं जो संदेशों में बाधा डालती हैं। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नलों के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर को संदर्भित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का क्या नाम है। ठीक है, तो एयर टू एयर आपको बताना है, एयर टू एयर कौन सी मिसाइल है। पहला ऑप्शन है रोनी, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा पृथ्वी, चौथा अस्त्र। तो बहुत आसान है, एलिमिनेट कर दिया। आर्यभट्ट हमारा पहला जो था अंतरिक्ष यान था, और जो है पृथ्वी मिसाइल है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका बचा कौन सा, अस्त्र में अस्त्र बचा। ठीक है, तो अस्त्र जो है आपका हो गया। तो अस्त्र के विषय में कुछ जान लेते हैं, जैसे ये जो है इसकी मारक क्षमता कितनी है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, फिर ये एयर टू एयर है ये, और इसका विकास किसने किया था, इसका विकास किया था डीआरडीओ ने। ठीक है, ये स्वदेश निर्मित क्षेपास्त्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करने वाली एक मिसाइल है। तो अभी हमने देखा अस्त्र जो है वो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 2 नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है पियरे क्यूरी, दूसरा मैडम क्यूरी, तीसरा ऑप्शन है जॉन बर्दीन, चौथा ऑप्शन है लिनस पाउलिंग। तो सही ऑप्शन का आपको चयन करना है, कौन सा होगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा जॉन बर्दीन। ठीक है, जॉन बर्दीन जो है आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो मेन सेम विषय में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, जॉन बर्दीन को मिला है। ठीक है, और ये जो है इन्होंने किस क्षेत्र में पाया, ये इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में पाया है। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में पाया हुआ है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो अब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था कि सेम विषय में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे वो किसको मिला था, जॉन बर्दीन को, और अलग अलग विषयों में जिसको मिला है उसका क्या, वो किसको मिला है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया मैडम क्यूरी को मिला है। ठीक है, मैडम क्यूरी को जो है विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो इनको जो मिला था 1903 में मिला था और दूसरा इनको मिला था 1911 में। तो जो 1903 वाला था वो इनको मिला था फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में मिला था, और दूसरा वाला जो था ये इनको मिला था केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सैटेलाइट इनसैट 2E यहाँ से लॉन्च किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, आपको बताना, मॉस्को से, दूसरा ऑप्शन तुम्बा से, तीसरा ऑप्शन है कोरू से, चौथा ऑप्शन है श्रीहरिकोटा से। तो सही ऑप्शन बताना है कि इनसैट 2E कहाँ से लॉन्च किया गया, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरू से। ठीक है, कोरू से लॉन्च किया गया था। ठीक है, कोरू है कहाँ पे, ये फ्रेंच गुयाना में है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना में, और ये लॉन्च कब किया गया था, ये 1999 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण होता है, फ्री प्ले। पहला ऑप्शन है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है टायरों के घिसने के कारण, नाहक, ठीक है, टायरों के घिसने के कारण। ठीक है, आपका ये जो है ये गलत, ये यहाँ पे अलग से आ गया, इसको हटा दिए। स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग के फ्री प्ले किस वजह से होता है, स्टीयरिंग के ढीले होने से। तो जब आप कार चलाएंगे तो आप देखते हैं जब एक तरफ आप कार को लगातार मोड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि स्टीयरिंग वापस अपने आप उसी जगह डायरेक्शन में आ जाता है, सीधे हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टीयरिंग फ्री प्ले। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग जब ढीला हो जाता है तब ऐसा होता है, जब टाइट रहता है तब वो अपने वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है मोड़ने के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये किस स्थिति को दर्शाता है, आपको बताना। जैसे मान ली बस स्पीड में पकड़े है, ठीक है, तो जब धीमी हो जाती है तो हेडलाइट जो है डाउन हो गई, फिर तेज हुई तो हेडलाइट तेज हो गई, तो फिर ये किस चीज को दर्शा रहा है, कमजोर बैटरी को, कमजोर सर्किट को। तीसरा ऑप्शन है टायरों में हवा का कम होना, और चौथा ऑप्शन है ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। तो सही ऑप्शन आपको पता है आपका क्या होगा, कमजोर बैटरी। ठीक है, तो जब वो स्पीड पकड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, तो हेडलाइट तेज हो जाती है, रोशनी मारने लगती है। फिर जब धीमी हो जाती है तो हेडलाइट बैटरी जो है वो कम हो जाती है और जो है लाइट की रोशनी धीमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और लगभग सभी भौतिक विज्ञान से जो यूपी SSC में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। और ये दोनों ही भाग 1 भाग 2 जरूर देखिएगा, जिससे आपके फिजिक्स से अब तक